नमस्कार, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन पिछले अध्याय के यानी पिछले वीडियो के अंदर आपके तीसरे अध्याय की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपने हिमनद के कार्य और समुद्र के अंदर किस तरीके से अपरदन होता है, निक्षेपण होता है और नदियां किस तरीके से आपकी डेल्टा का निर्माण करती है और जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात कैसे बनता है और इस प्रकार की मुख्य आकृतियों की बात की थी। और अपन ने भूकंप पढ़ा था, जिसके अंदर भूकंप लेखी तथा भूकंप की जो मापने की तीव्रता मापने की जो रिएक्टर स्केल है उसके अंदर बातचीत की थी। ठीक है, और मैंने निक्षेपण और अपरदन समझाया था। और आज आपके थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था पीछे और अभ्यास प्रश्न बचे हुए थे, जिसकी बात करेंगे। पवन के कार्य देखो, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? नहीं देखा तो इधर देख लो, इधर देखो, ये रहा आपका रेगिस्तान। रेगिस्तान का मतलब होता है जहां पेड़ पौधे नहीं हो, पेड़ नहीं, पानी की कमी, पानी की कमी, ठीक है। और उसके बाद में गर्मी अधिक होती है, गर्मी ज्यादा, ऐसा जो इलाका होता है वो होता है रेगिस्तान। लेकिन आपके रेगिस्तान भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है गर्म रेगिस्तान, दूसरा होता है ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, तो गर्म रेगिस्तान है वो पाया जाता है आपके राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, ये जैसलमेर और ये आपके जोधपुर, ये आपके बीकानेर, इन जिलों में पाया जाता है। ठीक है, और आगे बात ठंडे मरुस्थल की बात करें तो ये आपके चला जाता है आपके हिमालय वाले क्षेत्र में। कहाँ पे? हिमालय। कौन से वाले क्षेत्र में? तो हिमालय वाले क्षेत्र में। लेकिन अपन जिसकी बात करेंगे वो आपका ये वाला मरुस्थल है। ठीक है, जो आपके पाया जाता है, मुख्यतः बात करें जैसलमेर, और जैसलमेर में भी कहाँ पे? आपके सम गांव के धोरे प्रसिद्ध है इसके लिए। ठीक है ना, जिसको बालू के टिब्बे कहते हैं। ठीक है, देखो, बालू के टिब्बे कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन, अपरदन एवं निक्षेपण प्रमुख कार्य। अब देखो, रेगिस्तान में जो अपरदन और निक्षेपण होता है वो होता है पवन के माध्यम से। यहाँ नदी तो आ नहीं सकती, बारिश आप करवा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है। तो यहाँ पे जो अपरदन एवं निक्षेपण की जो प्रक्रिया होगी वो होगी हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से। तो पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक होता है। तो ध्यान रखना, रेगिस्तान के अंदर अपरदन और निक्षेपण किससे होगा? नदी मत ठोक देना, क्या होगा आपका? ये होगा पवन। देखो, पवन का मतलब ये हुआ कि पवन का मतलब पवन, पवन का मतलब हवा, हवा का मतलब क्या हो गया? वायरा। ठीक है, तो आपका वायरा वहां से बजा, यानी कहने का मतलब आपकी हवा यहां से चली, तो यहाँ की जो रेत है वो उड़ करके यहाँ जमा हो गई। तो यहाँ पे अपरदन, यहाँ पे निक्षेपण। ठीक है, अब ये रेत फिर से उड़ी, यहाँ पे जमा होगी, फिर से उड़ी, यहाँ से जमा होगी। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया जो होती है रेगिस्तान के अंदर पवन के माध्यम से होती है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल दे सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैली के ऊपर भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। और जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है ना, और जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूरी पर ले जा सकती है। जब ये बालू के कण विस्तृत में निक्षेपित हो जाते हैं और इसको कहते हैं ले लोएस कहा जाता है। ठीक है ना, और सीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं। तो कंकड़ पत्थर को वो इस तरीके से बिखेर देती है तो उसको कहते हैं लो एश। ठीक है, और जो इस तरीके से धोरा टाइप बन जाता है तो उसको बोलते हैं बालू के टिब्बे। तो ध्यान रखना, ये जो आपका पवन है वो कहाँ पे निक्षेपण और अपरदन करती है? तो आपके रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर करती है। और इससे बनने वाली आकृति एक तो बालू और टिब्बा हो गई, और दूसरी कंकड़ पत्थरों को बिखेर देती है, छोटे छोटे कणों को, तो उनको कहते हैं लोएस। ठीक है, अब आपके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। देखो, प्लेटें क्यों घूमती है? क्योंकि पृथ्वी गतिशील है, इसलिए। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी गति करती है, इसलिए पृथ्वी गतिशील है, इसलिए। ठीक है, बहिर्जनित और अंतर्जनित बल क्या है मैं वापस नहीं समझाऊंगा। बहिर्जनित और अंतर्जनित बल मैंने आपको आपके फर्स्ट पेज के अंदर बहुत ही अच्छे से समझाया है, और इसका आंसर आप इसको वापस पढ़ करके दे देना, और या फिर अगर आपकी इसकी पहली वीडियो देखोगे तो इसको वापस देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अंतर्जनित बल क्या है और बहिर्जनित बल क्या है। ठीक है, उसके बाद में देखो, अपर्दन क्या होता है? अपर्दन का मतलब होता है भूमि का, भूमि, पर्वत,
पठार का ऊपरी परत, भूमि पर्वत पठार की ऊपरी परत का घिसाव या कटाव होना। ठीक है, ये चीज। बाढ़ कर्त मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो बाढ़ कर्त मैदान का निर्माण होता है आपके जब नदी किसका निर्माण करती है, ये ना यहाँ पे मैंने समझाया था ना, विसर्प का निर्माण करती है। नदी जब विसर्प का निर्माण करती है तो इस विसर्प नदी के द्वारा विसर्प का निर्माण करने पर, विसर्प का निर्माण करने पर, ठीक है। बालू टिब्बा क्या होता है? तो जब रेगिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर पवन अपरदन करती है तो उससे बनने वाली आकृति बालू टिब्बा कहलाती है। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? तो समुद्री पुलिन का निर्माण होता है आपके समुद्र की तरंगे क्या कर देती है, आपके इस ट्रैक को काट करके, क्या देखो यहाँ पे देखो समुद्री ये बन रहा था सर, ये देखो समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, और यहाँ पे जो आकृति बनती है इसके ऊपर, उसको बोलते हैं समुद्री भृंगु या फिर समुद्री पुलिन बोलते हैं। ठीक है ना, समुद्री पुलिन बोलते हैं। और चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो चाप झील जो आपके विसर्प बनते हैं उन विसर्पों के पास में ही चाप झील पाई जाती है। अब देख लीजिए आपके ऑप्शन वाले, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो देखो किनारा है, समुद्री गुफा भी है, लेकिन शेल नहीं है। हिमनद का निक्षेपण की विशेषता, हिमनद में निक्षेपण की विशेषता आपकी कहलाती है हिमोड, और बाकी का जो होता है उसको बोलते हैं अपन नॉर्मली निक्षेपण या फिर डेल्टा बोलते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटनाएं होती है? तो आपकी आकस्मिक गति जो होती है वो होती है ज्वालामुखी। और बाहर तो आपको पता है वलन ये आकस्मिक नहीं है, तो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो ज्वालामुखी होती है। और उसके बाद में सतर्क शैलें पाई जाती हैं, तो सतर्क शैलें जो होती है वो आपके पाई जाती है रेगिस्तान के अंदर। और चाप झील कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके नदी घाटी के अंदर। अब निम्न खंभों को मिलाना है, तो हिमनद क्या होता है, विसर्प क्या होता है, पुलिन क्या होता है, तो एक एक करके मिला लेते हैं। देखो हिमनद का मतलब होता है बर्फ की नदी। विसर्प क्या होता है? विसर्प आपका होता है शतरक शैल, अपन बात कर लेते हैं विसर्प। पुलिन, पुलिन आपका समुद्री तट हो गया। बालू टिब्बा आपके हो गया रेगिस्तान में। और जलप्रपात हो गया कठोर सतह जल, पृथ्वी का कंपन, और समुद्री भाग भूकंप, भूकंप आपका पृथ्वी का कंपन हो गया। और उसके बाद में पीछे बचा जल, कठोर संस्तर सैल, रेगिस्तान, समुद्री भृंगु, पृथ्वी का कंपन, बर्फ की नदियां, सतर्क सैल। उसके बाद में जल प्रपात है, वो भी आपकी नदियों से बनता है। और विसर्प है वो भी आपकी नदियों से बनता है, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन दे नहीं रखा। सतर्क सैल आपके रेगिस्तान में पाई जाती है, चलो छोड़ो ये नहीं हो सकता, बर्फ की नदी नहीं। विसर्प भी आपका जो होगा वो नदी से ही कनेक्ट होगा, क्योंकि समुद्री भृंगु हो नहीं सकता, कठोर सतह संस्तर सैल हो नहीं सकता। ओके, उसके बाद में कुछ कारण बताइए, कुछ सतर्क सलाहकार, छोड़ो इसको, यहाँ से आपकी ये पूरी की पूरी जानकारी खत्म होती है। और यहाँ पे आपका चित्र दे रखा है, जैसे ये तो एक नदी है, ठीक है, और ये आपका हो गया जलप्रपात, ठीक है, ये जलप्रपात। और ये आपका मैदानी क्षेत्र, जो नदी अपना बनाती है, मैदानी क्षेत्र हो गया। और यहीं पे आपका अध्याय है वो खत्म हो जाता है, यहाँ पे ये आपका कोई गेम है खेल लेना। और उसके बाद में आपका जो चौथा अध्याय है जिसका नाम है वायु, उसका अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।